सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आपको कक्षा 12 की वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का व्याख्यान एवं वाचन करूंगी। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि यह बहुत ही मार्मिक निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में भी हम उनके जीवन के बारे में भी कुछ जानकारियों से आपको अवगत कराना चाहेंगे। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि इस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह लखनऊ में हुई। इन्होंने 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया और 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1946 में इन्होंने डीएलएड की उपाधि प्राप्त की और 1946 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूजियम के सुपरटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विज्ञान के विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इनकी भाषा जो थी विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी जो शैली थी वह विचारात्मक, गवेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, वाग्धारा थी। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई। इन्होंने साहित्य में निबंध, टीकाकार और साहित्य के ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त की। तो बच्चों, अब हम पुनः अपने निबंध पर आएंगे जो राष्ट्र का स्वरूप है। भूमि। राष्ट्र के स्वरूप 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं: भूमि, जन और संस्कृति। बच्चों, आज हम भूमि पर चर्चा करेंगे। आप अपने साथ पुस्तक रखेंगे और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जब तक यह तीनों चीज़ें नहीं रहेंगी, भूमि और उस पर बसने वाला व्यक्ति यानी कि मानव और उसकी सभ्यता, तो किसी भी राष्ट्र का कोई स्वरूप नहीं बन सकता। उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे पशु होते हैं वह संस्कृत विहीन होने की वजह से ही उनको पशु और हमें मानव कहा जाता है, क्योंकि उनमें भी वह सारी चीज़ें होती हैं। वह भी हमारे समान खाते पीते, श्वसन क्रिया करते हैं, मैथुन क्रिया, अनेकों सब कुछ करते हैं, बट वो उनके अंदर सभ्यता नहीं होती है जिससे उनको जानवर कहा जाता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया था। यह मानना है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया था। वह अंततः काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो हमारी पृथ्वी है वह सच्चे अर्थों में सभी जो विचारधाराएं हैं, सभी जो राष्ट्रीय लोगों की जो मन की बात है, उनके जो विचार हैं, उनकी क्या है, सम्मिलित रूप है। अर्थात जैसे मान लीजिए इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं जिनके अनेक विचारधाराएं होती हैं, लेकिन ये सारे विचारधाराओं का सम्मिलित रूप ही हमारा क्या है, पृथ्वी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता जो होती है वह पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती है तो वह निर्मूल होती है, उसका कोई मोल नहीं होता है।
राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। इसलिए यदि जो पृथ्वी होगी, उस जो हमारी राष्ट्रीयता होगी, उसके जड़ों से यदि नहीं हम जुड़ते हैं, हम उसके बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारा जो राष्ट्र का स्वरूप होगा वह सही नहीं होगा। राष्ट्रीय भाव के अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित नहीं होंगे। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। जो हमारा यह कर्तव्य है, राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण है, इनके जो हों ये सैकड़ों हजारों प्रकार से इसके भाव हमारे मन में होने चाहिए। चाहे वह छोटी या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। चाहे हम छोटे व्यक्ति हों या बड़े व्यक्ति हों, हमें अपने राष्ट्र के बारे में प्रश्न पूछना, उसका निवारण करने के बारे में सदैव सोचना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। चाहे गांव हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या नगर का क्षेत्र हो, सभी जगहों पे हमें अपने राष्ट्र को उन्नत करने के लिए कार्यरत होना चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ को प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बहुत अच्छा लेखक ने दिया है कि जो एक छोटा मेघ होता है वह समयानुसार आकर के पृथ्वी को सींचता है और अच्छी फसल प्रदान करता है। आप यह देखेंगे कि धान के समय में हमारे मेघ जो हैं अत्यधिक वर्षावृष्टि करते हैं, जबकि गेहूं के समय में वह अत्यधिक वर्षावृष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि धान की फसल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें भी समयानुसार अपने राष्ट्र के बारे में सदैव चिंतनशील होना चाहिए। उदाहरण के अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने वाले इन मेघ जलों को परिवर्धित प्रत्येक तृण लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। जब हमारे शून्य कपाट जो हैं हमारे खुलेंगे, ज्ञान रूपी कपाट, तो हमारे पास जो हमारा जीवन में जो क्षेत्र है, जीवन का जो क्षेत्र है, चाहे वह नैतिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, उन सभी का विकास संभव हो सकेगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। हमारी जो पृथ्वी है उसमें अनेकों प्रकार के रत्न छिपे हुए हैं, इसीलिए हम अपनी पृथ्वी को रत्नगर्भा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। तो हमारे जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, कोयले, खनिज लवण तत्व, मैग्नीशियम, अनेकों खनिज पदार्थ, अनेकों बहुमूल्य पदार्थ, उसमें अनेकों बहुमूल्य पत्थर, सब कुछ हमारी पृथ्वी के अंदर छिपे हुए हैं और कितने धैर्य के साथ उनको सैकड़ों करोड़ों वर्षों से धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार हमें भी किसी भी अवस्था में अपने नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, उसका पतन कभी नहीं करना चाहिए। तभी हमारे राष्ट्र का स्वरूप, जो हमारी भूमि होगी, वह अच्छी होगी। धरती माता की पृथ्वी गर्भ में पूछे दिन रात बहाने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के दिन इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। जो पृथ्वी पर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वह पहाड़ों से निकलती हैं और वह अपने निरंतर कलकल प्रवाह से अनेकों खनिज तत्वों को वहाँ से बहा करके खनिज पदार्थों को पृथ्वी पर लाती है और पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है। इसी प्रकार हमें भी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे करके अपने राष्ट्र के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए सोचना चाहिए।
पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पकार के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। जो हमारे पृथ्वी पर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, यदि उनको भी कुशल शिल्पकार मिलता है तो उन्हें संवार देता है तो मूर्ति का रूप धारण कर पूजनीय हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे को संवारते हुए अपने राष्ट्र के स्वरूप को ऐसा बनाना चाहिए कि वह पूजनीय हो सके। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, उनको सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। जब चतुर कलाकार जो होते हैं वह जो पत्थर होते हैं उसको काट काट करके किस प्रकार सुंदर बना देते हैं, यह बात इसमें बताया गया है। वे अनमोल हो जाते हैं और उनका तब क्या होता है, उनकी मोल बढ़ जाती है। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। हमें इन छोटे छोटे पत्थरों, छोटी छोटी भूमि, छोटे पहाड़ों, नदियों सभी का हमें ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें नदियों में किसी प्रकार के अनर्गल चीज़ों को नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारी नदियाँ सदैव स्वच्छ रहें। इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की रस्सियाँ हैं, उन सब के प्रति चेतना के स्वागत नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। कहने का तात्पर्य है, लेखक यहाँ यह कह रहे हैं कि पृथ्वी आकाश के अंतराल में, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच में अनेकों चीज़ें, जलचर थरचर बहुत सारी चीज़ें, जीव जंतु हैं जिनके बारे में हमें सदैव सोचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें निरीह प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे हर जो भी प्रकृति ने बनाया है, भूमि पर दिया है, वह सब चीज़ों क्या है, हमारे राष्ट्र को विकसित करने में सहयोगी होंगी। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक विज्ञान का मतलब है कि क्रमबद्ध ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है क्रमबद्ध ज्ञान, यानी जो हमारा ज्ञान हो एक क्रमबद्ध में हो, एक क्रम से हो। और उद्यम का मतलब होता है हमारा कार्य, जो हम उद्यम मतलब कि परिश्रम जो करते हैं। दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उसमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप में जो हमारी भूमि है, जो भूमि के जैसे कि भूमि का कण कण जुड़ करके एक भूमि बना हुआ होता है, एक पृथ्वी बनती है, उसी प्रकार से राष्ट्र के जितने भी हमारे देश में हाथ हैं, यानी जितने भी मानव हैं, सभी के हाथ राष्ट्र हित में उठने चाहिए, तभी जा कर के हमारा जो राष्ट्र है वह उन्नतिशील होगा। बच्चों ध्यान देंगे, प्रसंग के अंतर्गत आप यह इसमें कोई भी जब आएगा, कोई भी पद मतलब कोई भी गद्यांश आएगा तो आप लिख सकते हैं कि प्रसंग के अंतर्गत कि प्रस्तुत गद्यांश में यह कहा गया है कि राष्ट्र में भूमि जिस प्रकार से अनेकों चीज़ों को धारण करके पृथ्वी को रत्न गर्भा बनाई हुई है, उसी प्रकार हमें भी अपने गुणों के द्वारा राष्ट्र के स्वरूप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। संदर्भ मैंने आपको पहले भी बताए हैं, एक बार पुनः बता देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक हमारे प्रसिद्ध निबंधकार, रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बच्चों, इस प्रकार मैंने इस गद्यांश का वाचन एवं व्याख्यान बताया। इसकी जो साहित्यिक सौंदर्य है उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि भाषा सरल सुबोध है एवं खड़ी बोली है, और जो हमारा विवेचनात्मक शैली का एवं समझिए विचारात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इस प्रकार बच्चों इसका व्याख्यान मैंने समाप्त किया। अगले वीडियो में पुनः मैं आपको जन के बारे में बताती